क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन में आगे बढ़ने से रोकने वाली सबसे बड़ी चीज शायद बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है? आज हम इसी दिलचस्प विचार पर थोड़ी बात करेंगे, जो ब्रियाना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू के एक विश्लेषण पर आधारित है। ये विश्लेषण एक बड़ी गहरी बात कहता है कि हम अनजाने में मतलब खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। हमारे डर, हमारी पुरानी आदतें, अनसुलझे जज्बात, ये सब मिलकर एक तरह का एक पहाड़ जैसा बना देते हैं जिसे हमें पार करना है। और यहाँ एक अहम बात यह है कि सिर्फ भारी चुनौतियों से निपटना ही काफी नहीं होता। जब तक हम अपने अंदर के इस पर्वत को पहचानते नहीं, उसे समझने नहीं, तब तक वो असली तरक्की मुश्किल है। इसको पहचानना ही शायद बदलाव की दिशा में पहला कदम है। और हाँ, सबसे मुश्किल भी। और करीब से देखते हैं। एक मुख्य विचार है आत्मविनाश का, मतलब सेल्फ सैबोटाज। विश्लेषण ये कहता है कि हम अक्सर सफलता या बदलाव से इतने डर जाते हैं कि अनजाने में खुद को ही रोक लेते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब सफलता से कौन डरेगा भला? हाँ, लगता तो है, पर देखिए, ये डर अक्सर अज्ञात का डर होता है। विश्लेषण के मुताबिक हम जानी पहचानी मुश्किलों में ज्यादा सहज महसूस करते हैं, बजाय एक अनजाने भविष्य के, चाहे वो बेहतर ही क्यों ना हो। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारी दो जरूरतें आपस में टकरा जाती हैं, जैसे आगे बढ़ने की इच्छा और दूसरी तरफ सुरक्षित महसूस करने की जरूरत। तो ये आत्मविनाश तब होता है जब वो सुरक्षा वाली जरूरत हावी हो जाती है और हम खुद ही अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। अच्छा, तो ये समझना कि ऐसा क्यों होता है, ये शायद पहला कदम हुआ। और यहीं पर वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है, जिसका जिक्र विश्लेषण में है। ये सिर्फ अपनी भावनाओं को नाम देना तो नहीं है ना? उससे कुछ ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल, ये उससे कई ज्यादा है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी भावनाओं के पीछे का जो संदेश है उसे समझना। गुस्सा, डर, उदासी, ये सिर्फ बुरे एहसास नहीं है, ये हमें कुछ बता रहे होते हैं। जैसे डर शायद ये बता रहा हो कि हमें और तैयारी की जरूरत है, या गुस्सा वो शायद किसी सीमा के उल्लंघन का संकेत दे रहा हो। जब हम इन संकेतों को समझे बिना ही भावनाओं को दबा देते हैं, तो वे अनजाने में हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगती हैं और फिर वो आत्मविनाश का रूप ले लेती हैं। तो भावनाओं को समझना हमें इस सेल्फ सैबोटाज से बचा सकता है। और इसी से जुड़ा है वो विकासशील सोच यानी ग्रोथ माइंडसेट का विचार। विश्लेषण कहता है कि चुनौतियों को असफलता की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि सीखने के मौके की तरह। मैं असफल हूं के बजाय ये सोचना कि मैं सीख रही हूं। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर इसे अमल में लाना। हाँ, अमल में लाने की जो ताकत है वो इस सोच के पीछे के मनोविज्ञान में है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि मेहनत से बढ़ सकती है, तो हम मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उनमें अवसर देखते हैं। विश्लेषण ये भी इशारा करता है कि ये मानसिकता हमें अपनी कहानी की जिम्मेदारी लेने में मदद करती है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं, मतलब हम हालात के शिकार बनने के बजाय अपनी कहानी के लेखक बन जाते हैं। हाँ, पर जिम्मेदारी लेने का मतलब ये तो नहीं कि हम हर वक्त खुद को कोसते रहें। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आत्मसहानुभूति यानी सेल्फ कंपैशन का महत्व आता है, जैसा विश्लेषण में बताया गया है। जिम्मेदारी लेना और खुद के प्रति कठोर होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। गलतियां तो सबसे होती हैं, है ना? आत्मसहानुभूति का मतलब है कि जब हम असफल हों या कोई गलती करें, तो खुद को उसी तरह समझें और सहारा दें जैसे हम शायद किसी दोस्त को देते हों। खुद को माफ करना और आगे बढ़ना, यही तो असली विकास है। ये सब काफी अंदरूनी काम लगता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली बात। और यहीं पर विश्लेषण का एक और रूपक, एक मेटाफोर काम आता है, उपधारा बनाम निम्नधारा का, अपस्ट्रीम वर्सेस डाउनस्ट्रीम। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि हम अक्सर समस्याओं के सिर्फ सतही लक्षणों पर ध्यान देते हैं, मतलब डाउनस्ट्रीम, जैसे तनाव हो गया, चिंता हो गई, या बार बार होने वाली छोटी मोटी असफलताएं। लेकिन ये तो सिर्फ नदी के मुहाने पर दिखने वाले लक्षण हैं, जैसे नदी के आखिर में जो दिखता है वो। विश्लेषण कहता है कि असली बदलाव के लिए हमें नदी के स्रोत तक जाना होगा, अपस्ट्रीम, यानी उन गहरी जड़ों तक पहुंचना होगा, उन मूल विश्वासों तक, पुराने डरों तक, या अनसुलझे भावनात्मक घावों तक जो इन लक्षणों को पैदा कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अगर कोई बार बार काम टाल रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है,
तो वो लक्षण हुआ डाउनस्ट्रीम, हाँ बिल्कुल, और उसकी जड़ अपस्ट्रीम शायद ये डर हो कि मैं काबिल नहीं हूं। बिल्कुल सही। ये एक अच्छा उदाहरण है। तो जब तक हम उस जड़ पर, उस अपस्ट्रीम वाले डर पर काम नहीं करेंगे, तब तक वो टालने की आदत, वो लक्षण वापस आता रहेगा। समझ गई। स्थायी बदलाव के लिए उन गहरी परतों में उतरना जरूरी है। इसमें आत्मचिंतन, शायद थेरेपी या फिर माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें मददगार हो सकती हैं, जैसा कि स्रोत सामग्री में भी सुझाया गया है, ताकि हम समझ सकें कि हमारे व्यवहार के पीछे असली क्यों क्या है। तो कुल मिला के बात यह है कि जीवन की चढ़ाई में जो सबसे बड़ा पहाड़ हमारे रास्ते में खड़ा है, वो शायद बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जैसा कि विश्लेषण में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, पर्वत आपके रास्ते में नहीं है, वो आप हैं, और आप ही उसकी चोटी तक पहुंच सकते हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है, सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका, और ये हमें एक अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर वो पर्वत हम ही हैं, तो उस पर्वत का कौन सा हिस्सा है? मतलब कौन सी खास आदत, या कौन सा डर, या कौन सा अनसुलझा जज्बात, जिस पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है और जिसकी चढ़ाई सबसे पहले शुरू करनी है? शायद यही आज के लिए सोचने की बात है।